नमस्कार मित्रों, डॉक्टर मनीष है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत के इतिहास में स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस जितनी गालियाँ ब्राह्मणों ने सुनी हैं उतनी किसी एक कम्युनिटी ने सुनी होगी। आपने ये सोचा है कि ऐसा आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा है कि हर कोई जिसको भी कोई चीज़ पानी है या कहीं पहुंचना है वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही गाली देता है। चाहे पॉलिटिक्स में कुछ काम करना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई अच्छा पोस्ट पाना हो, या कोई भी काम है, आपको फेमस होना हो, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसके अपने जीवन में आज तक कोई भी अचीवमेंट नहीं रही उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति भी खड़ा होकर ब्राह्मणों को गालियाँ देना शुरू कर देता है। आखिर ऐसी क्या बात है, क्या रीज़न है, ऐसा ब्राह्मणों ने क्या किया है, या ब्राह्मणों में ऐसा क्या है जो हर व्यक्ति की राह का रोड़ा है? आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, समस्या क्या है कि ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो हमेशा से ही देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, स्पेशली देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, देश के धर्म के लिए और देश के नागरिकों की जो पहचान है उसके लिए संघर्ष करती रही। और जो वर्ण व्यवस्था है उसमें देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप बौद्धिक रूप से जीत लेते हैं तो वो हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है। अगर किसी को लड़ाई में आप हरा देते हैं, मान लीजिए कि शस्त्र की हेल्प से हरा देते हैं, तो वो कौम हार नहीं मानती है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब तक वो वैचारिक रूप से आप उस पर जीत ना पा लें। तो किसी ज़माना वो और था कि जब तलवारों से युद्ध हुआ करता था और वो युद्ध अनवरत ही चलता रहता था, राज्य कभी ख़त्म नहीं होते थे। हज़ारों साल से सैकड़ों साल तक राजा बदलते रहते थे पर राज्यों की दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं होती थी। आज भी हालात वैसे हैं। आप देख लीजिए, यूएस ने कितनी जगह इन्वेजन किया पर वो कभी भी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार आज तक, व्हाट आई एम सेइंग, आज तक एक भी युद्ध जीत नहीं पाया। अब वो अलग बात है कि उसकी अपनी मशीनरी है, जो भी उसके न्यूज़ चैनल्स हैं उनके थ्रू जो प्रोपेगेंडा प्रोपोगेट करता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट द फैक्ट इज़ कि आज तक एक भी युद्ध जीत नहीं पाया। इवन ईरान में भी अभी इन्वेजन नहीं कर पाया है। आप देखिए अफ़गानिस्तान में क्या हाल हुआ, मार खा के गया। वियतनाम में की जंग इतनी भारी पड़ी उसको कि उसको पेट्रो डॉलर लाना पड़ा। आप समझ रहे? तो हालात इतने ख़राब हैं। तो किसी भी कम्युनिटी पे आप तब तक कब्जा नहीं कर सकते जब तक उसको ये बौद्धिक रूप से एहसास न दिला दें कि नहीं, वो निकृष्ट कौम है। और भारत की जनता पे, भारत की मिट्टी पे अगर आपको कब्जा करना है, देखिए अंग्रेज भी चले गए, अंग्रेज़ों का भी टारगेट वही था, लगातार ब्राह्मणों पे अटैक किया गया। तो इसी वजह से ये कारण है कि चूँकि ब्राह्मण ही यहाँ की जितनी भी बौद्धिक ज्ञान संपदा का प्रतीक है एक तरह से, इसलिए हर तरफ से जितना भी अटैक होता है, एक्सटर्नल या इंटरनल, वो सिर्फ ब्राह्मणों पे ही होता है। क्योंकि एक बार अगर ब्राह्मण हार गए तो फिर मैदान खाली है, मैदान साफ है, आप आराम से जीत सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ब्राह्मण आज से नहीं, हजारों साल से ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि ब्राह्मण हार गए? समस्या क्या है कि ब्राह्मणों को आप भले ही गाली दे दें, लेकिन ब्राह्मणों का समाज में इतना पेनिट्रेशन है कि आप उसको हरा नहीं सकते। ये भ्रम है लोगों को, और ये कोशिशें हज़ारों साल से होती आ रही हैं और आगे भी होंगी। लेकिन समस्या क्या है कि ब्राह्मण के मूल को लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए कभी जीत नहीं पाए। वो कौम जिसको गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया में आज की जो दुनिया है, इसमें सबसे बड़ी क्रेविंग क्या है, जिस चीज़ के पीछे लोग सबसे ज़्यादा भागते हैं, वो है पैसा। जो व्यक्ति पैसे के लिए जीता ही नहीं है, जो आधी फटी धोती में भी ज़िंदगी अपनी मंदिर में गुजार दे और हमेशा सबको आशीर्वाद हो, जय हो, आपका भला करे। आप सोचिए, आपके घर में या आपके समाज में, आपके आसपास कौन है ऐसा, आपके माँ बाप के अलावा, जो आपको चाहता है कि आपका भला हो? ऐसा एक ब्राह्मण बताइए जिसने अपने यजमान को, जो अपने यजमान के प्रति ये भाव न रखता हो कि उसके यजमान का कल्याण हो। अब समाज में अगर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्राह्मण आपका है जो आपके घर पूजा कराने आता है, सिर्फ वही हमेशा ये कहता कि आप यजमान आपका कल्याण हो।
और ऐसा कहने वाला आपका भाई भी शायद नहीं हो, सिर्फ एक माता पिता एक ऐसे हैं जिसका लव जो है वो अनकंडीशनल होता है। अब ये इसमें भी एक डिबेट हो सकती है, बट ब्राह्मणों का अगर देखिए एक तरह से तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आपके साथ उसका कोई संबंध नहीं है एक तरह से। वो उसकी नज़र में एक संबंध ज़रूर है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की नज़र में वो उस संबंध की गहराई को नहीं समझ सकता। वो फिर वो हमेशा चाहता है कि आपका कल्याण हो, और आप उसको क्या देते हैं? शादियाँ आपके घर में होती है, शादियों का मूल क्या है? शादियों का मूल तो वैदिक जो मंत्रोच्चार है जिसके तहत शादियाँ होती है, दैट इज़ द थिंग ओनली। बाकी जो खाना पीना, नाच गाना बजाना, ये सब तो ऑर्नामेंट है, एक्सटर्नल ऑर्नामेंट है। और आप देखिए कि जो एक्सपेंस होते हैं वो 95 या 98% तो इसी में होते हैं। ब्राह्मण को आप अपनी शादियों में क्या देते हैं? 2000 4000। एक बाजा वाला आता है, एक जो कैमरामैन है फोटोग्राफी, आजकल तो इतने सारे फोटोशूट ये वो ब्ला ब्ला शुरू हो गया, वो 2 लाख रुपए लेके जाता है आपसे। लाख रुपए तो मिनिमम, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े शहरों में। तो समस्या ये है कि एक ऐसी कौम को, एक ऐसी जमात को हराना, एक ऐसे समूह को हराना जिसकी फाइनेंस के प्रति कोई लस्ट ना हो, जिसका लस्ट ही सिर्फ एक हो, ज्ञान प्राप्ति। तो पैसा आप उसको पकड़ा नहीं सकते। पैसे के लिए वो गलत काम सामान्य, मैं एक मास के रूप में बात कर रहा हूँ, व्यक्तियों के तौर पे नहीं। व्यक्ति करप्ट हो सकता है, किसी भी समुदाय का 2 4 10 व्यक्ति सही गलत हर तरह होता है, लेकिन एक इन जनरलाइज जब वो गरीबी में भी जी सकता है तो आप उसको पैसे से नहीं कर सकते। वो ज्ञान का भूख है। दूसरी क्या बात कि उसको सत्ता की भी ललक नहीं कि आप उसको इल्ज़ाम लगा के फांसी टंगवा देंगे। यूएस ने ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में किया है, बहुत सारे देशों में किया है कि उसका जो पॉलिटिकल पावर है, पावर सेंटर है, कोई मान लीजिए डिक्टेटर है, उसको मरवा दिया, उसकी जनता उसके अगेंस्ट खड़ी कर दी, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि एक व्यक्ति को हटाना बहुत आसान है, पर एक पूरी समाज को हटाना बहुत मुश्किल। इसीलिए क्या किया गया है कि एक नैरेटिव चलाया गया है कि ब्राह्मणों ने शोषण नहीं किया। ब्राह्मणों ने क्या कोई शोषण नहीं किया। अच्छा, एक व्यक्ति नहीं है ब्राह्मण, एक विचार है ब्राह्मण। और इतने सारे ब्राह्मण है पूरे देश में, मान लो चलो ज़्यादा नहीं, 4-5% ही है, ठीक है, बट वो 5% का डेली हज़ारों लाखों लोगों से इंटरेक्शन होता है। जब उसके विचार वो सुनते हैं, उसके प्रति आप कितना भी कह लो कि ब्राह्मण आपसे नफरत करता है, लेकिन वही पासवान या राम या कोई ओबीसी कम्युनिटी का व्यक्ति मान लीजिए, जिसके मैं नैरेटिव में जा रहा हूँ, जिस तरह से समाज को तोड़ा गया है, हालांकि हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो व्यक्ति जब लगातार देखता है प्रैक्टिकली, भले आप कितना भी मीडिया में नैरेटिव बना लो कि हमारा ब्राह्मण तो मेरे लिए कोई नेगेटिव भाव नहीं रखता, हालांकि जितना शोषण इस समाज में, इस देश में ब्राह्मणों का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंट। और ये शोषण समाज ने नहीं किया, समाज ने ब्राह्मणों के प्रति एक गलत नैरेटिव चलाया है सत्ता में रहने वाले लोगों ने, ताकि एक बड़े कम्युनिटी का वोट ले सके। लेकिन आप ये कितना भी चलाइए, कितना भी हर चुनाव में उसके अगेंस्ट नेगेटिव चलाया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो चुनाव खत्म हो जाता है, तो जो समाज है वो सामान्य तौर पे काम करने लगता है। और चूँकि ब्राह्मणों का पेनिट्रेशन हर जगह है, आप किसी नाव से पूछ लीजिए, वो ओबीसी कम्युनिटी में आता है, क्या ब्राह्मणों के प्रति नेगेटिव है? आप किसी चमार से पूछ लीजिए, ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं। आप कितना भी कुछ लोगों को मीडिया में भले रोज़ खड़ा करके करवाएं। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए देखिए कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है भारत को हमेशा ही, ये नई बात नहीं, इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा है। जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, जब से सत्ता का खेल प्रारंभ हुआ है, तो हर व्यक्ति जो सत्ता पे है या हर स्टेट जो मजबूत है, वो चाहता है कि दूसरे स्टेट पे वो एक्सपेंशनिज्म जो है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिकंदर के ज़माने में भी था, ठीक है। तो जब पहली बार ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हुई, तब से ही है कि एक किसी कम्युनिटी का राजा है, सरदार है, वो चाहता है कि उसका और फैले। ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मंगोलों ने कितने करोड़ों लोगों को मार दिया इसी के। ये जो भूख है, ये जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया, इससे तो ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इससे ऊपर। इसीलिए ब्राह्मणों के साथ क्या है कि वो संस्कार है ऐसा, वो जानते हैं कि कमियां व्यक्ति के अंदर कहाँ है। तो अगर यूएस या कोई भी वेस्टर्न पावर या चाइना ये चाहता है कि इंडिया डिस्टेबलाइज रहे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती हैं मान लीजिए, तो इसको इनकैश करने के लिए, भारत में भी तो डेमोक्रेसी है, यहाँ भी तो लोग सत्ता चाहते हैं, चीज़ें वही है। अब जो सत्ता चाहता है, मान लीजिए कोई क्रिश्चियनिटी बहुत सारे स्टेट्स में फैल गई है, अब वो जो क्रिश्चियनिटी है कि एक खास पार्टी को ही सपोर्ट करती है,
अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, चाइना ने यही पॉलिसी अपनाई है। चाइना ने क्या किया है कि जो भी उसके ऑफिस बियरर हैं, जो बड़ी पोस्ट पे जाना है, एक लेवल के बाद अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर बाहर सेटल्ड है तो आपको एक लेवल के बाद उसके बाद ऊंचे पोस्ट पे आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसका कारण है कि जब भी आपकी फैमिली मेम्बर आपके देश के बाहर है तो जो वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं, वहाँ की जो सत्ता है, उसको बहुत सारा लेवरेज मिलता है आपको ब्लैकमेल करने का। और भारत में तो ये कल्चर ही है। यहाँ तो जो भी ऊंचे पोस्ट पे जाता है उसकी फैमिली बाहर चली जाती है, तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। भारत की पॉलिटिक्स तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है। पूरी की पूरी पार्टियाँ, कई सारी पार्टियाँ हैं जो फॉरेन फंडेड हैं और पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ है। तो होता है कि ये समाज में जो बिखराव एक बार जो आया है, उसका लेवरेज, उसका फ़ायदा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उठाते हैं। इवन जो आज के टाइम में सत्ता में है वो भी उसको किसी न किसी ढंग से यूज़ करती है। किसी अपनी ही पार्टी में मान लीजिए किसी से कंपटीशन उसको नहीं आने देना चाहिए। आप मेरा इशारा समझिएगा, ठीक है? तो जो नंबर 2 है वो उसको उस लेवरेज को और बढ़ाएगा ताकि आपकी पोजीशन उस पार्टी में कमज़ोर हो। अब जब मैं नंबर 2 हूँ तो मैं नंबर 1 हो जाऊँगा। आप समझे? अभी जो कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, इतना इतना जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इंडिया में चल रहा है, इसका फॉरेन जो रोल है वो बहुत ही कम है। इसका इंटरनल रोल ज़्यादा है। वो सिर्फ इसलिए कि बाबा को नंबर 1 बनने से रोका जाए। ये फैक्ट, ये मान लीजिए आप। ये आप देखिएगा आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। और बाबा के लिए चैलेंजेस बहुत हैं बीजेपी के अंदर। तो ये कारण है कि ब्राह्मणों के प्रति हेट बढ़ाया जाता है। लेकिन मैं चुनौती देके कहता हूँ, आप देखिएगा, समय शायद मैं रहूँ ना रहूँ उस ज़माने में 100-50 साल बाद, लेकिन ये देखिएगा जो सत्य है उसको पराजित करना संभव ही नहीं है। क्योंकि आप कितना नैरेटिव बिल्ड करिएगा, और ये 1-2-4 हज़ार की कौम नहीं है। ये वो कौम है जो देश के लिए जीती है, समाज के लिए भलाई का काम करती है, और अपना नुकसान करा के जो इतनी बड़ी कौम है उसको आप हरा नहीं सकते। दुर्भाग्य इस देश का है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो शुरुआत में जो ऐसी गलतियां हुई हैं जिसका फ़ायदा आज पूरी दुनिया, यहाँ के इंटरनल पॉलिटिशियन फ्रिक्शन पैदा करके हमारे ही अपने लोगों का खून बहा के उसको अपने ताज में लगा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन ये ना कोई समझे कि भारत को तोड़ लेना इतना आसान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ रूप से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। समस्या क्या है कि कुछ लोग जो रास्ता भटक जाते हैं वो अपने स्वार्थ की वजह से भटक जाते हैं। चूँकि अपना स्वार्थ ये एक व्यक्तिपरक चीज़ है कि जब भी किसी को फ़ायदा दिखता है थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, लेकिन ऐसा करने से समाज में विघटन पैदा होता है। तो उन लोगों को तो नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन हाँ, एक समाज एज ए होल अगर ये चीज़ समझ जाए तो धीरे धीरे इस नैरेटिव को बर्स्ट किया जा सकता है। इसकी जो भी ब्राह्मणों के अगेंस्ट नैरेटिव फैलाया जाता है, इसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। सबसे बड़ा एक कास्ट हायरार्की कहा जाता है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। कहाँ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है? कहीं किसी किताब में दिखा दो कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है? किसी में भी ब्राह्मण, उसका कार्य अलग है और उसका कार्य कठिन है बहुत। और सबसे ज़्यादा जो जिस किताब को लिखा जाता है मनुस्मृति की, मनुस्मृति में जितने कठोर कानून ब्राह्मणों के बनाए गए हैं उसका चौथाई भी शूद्रों के लिए नहीं है। और कहाँ कहा गया है कि शूद्र छोटा होता है, ब्राह्मण ऊंचा होता है? यहाँ तो इंटरचेंज ऐसे हजारों सैकड़ों उदाहरण है कि ब्राह्मण शूद्र बन गया और शूद्र ब्राह्मण बन गया। ये तो कर्म के आधार पर। भारत में तो जाति की व्यवस्था किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। कोई दिखा दे मुझे कि किस किताब में जातिगत चर्चाएं हैं। इतनी हज़ारों जातियाँ भारत में कभी रही नहीं। भारत में तो 4 वर्ण रहे हैं। अब उसको जो फॉरेन पावर्स हैं उसको इनिशियली यूज़ किया गया, अब उसको फॉरेन पावर के साथ इंटरनल जो जिनके अपने फ़ायदे हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये समाज को समझना होगा कि ब्राह्मणों को गालियाँ नहीं दी जा रही। ये गालियाँ आपके मानसिकता पे कब्जा करने के लिए है, आपको निकृष्ट साबित करने के लिए है। आपकी जो व्यवस्था है, जो आपका चरित्र है, आपका जो ज्ञान है, उस पर हमला है। ताकि आप एक बार देखिए, जब नैतिक रूप से पतित हो गए ना, नैतिक रूप से आप जब कमज़ोर हो गए तो आपको स्लेवरी कराना, गुलाम बनाना बहुत ही आसान है। अरे तुम्हारे सोचो किसी बच्चे को ये प्रूफ कर दिया जाए कि उसके फादर बहुत नालायक हैं, तो वो क्या फ़ाइट कर पाएगा? समझ रहे हैं? हर बच्चे का हीरो जो होता है उसका फादर ही होता है। अगर उसके फादर को ही नालायक घोषित कर दिया जाए तो उसका अपना सेल्फ स्ट्रेंथ क्या रह जाएगा? ये एक बड़ी साजिश है
और आप इसको समझिए और मुझे देश की जनता से बहुत उम्मीद है। धन्यवाद।